प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। वालिदैन अल्लाह ताला का खूबसूरत तरीन तोहफा है जिनके बगैर किसी की भी जिंदगी अधूरी है। वो खुद कड़कती धूप में रहकर अपनी औलाद को साया देते हैं, मेहनत करके उनको पालते हैं और माशरे में बेहतरीन मकाम दिलाने के लिए खून पसीना बहा देते हैं ताकि उनके जिगर गोशे कोई तकलीफ ना उठा सकें। अपनी सारी उम्र उन्हीं की ख्वाहिशों को पूरा करने में गुजार देते हैं और जब यही औलाद अपने बूढ़े माँ बाप से मुंह फेरती है तो सोचिए उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जब अपने ही लाडले जिनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया होता है वो उन्हीं हाथों से उनको ओल्ड होम छोड़कर आ जाते हैं और अपनी जान छुड़ा लेते हैं, ये सोचे बगैर कि ये दुनिया मकाफाते अमल है, अपना किया खुद एक दिन सामने आ जाता है। ओल्ड होम जैसे इदारों में अपने वालिदैन को छोड़कर आने वाली औलाद बाज दफा पलटकर देखती भी नहीं कि उनके लिए दुआएं करने वाले जिंदा भी हैं या किस हाल में हैं। खास त्योहारों पर बूढ़ी आंखें इंतजार में रहती हैं कि कब उनके प्यारे आएंगे, लेकिन वो राज दुलारे तो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो कुछ देर ही सही मिलने ही आ जाएं। ऐसे कई अफसोसनाक वाकयात हमारे माशरे में पेश आते हैं जिनको सुनकर सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि क्या हमारी आने वाली नस्लें अपने वालिदैन का बुढ़ापे में आखिरी ठिकाना ओल्ड होम को बना देंगी। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। बुजुर्ग किसी भी घर में एक शजरदार दरख्त की मानंद होता है जिनकी छांव में सुकून मिलता है, लेकिन बाज दफा इंसान खुद अपने ही हाथों इस पेड़ की जड़ें काट देता है और इन हस्तियों का ठिकाना ओल्ड एज होम को बना देता है। कराची में ऐसे बेशुमार इदारे हैं जहां ये बूढ़े लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जेडीसी ओल्ड एज होम में बिल्कुल घर जैसा माहौल इनको फराहम करने की कोशिश की गई है, जहां ये अपनी मर्जी से खाने पीने की चीजें पका सकते हैं, बाजार से मंगवा सकते हैं और ये खुशकिस्मती है वहाँ मौजूद अफराद की जिनकी खुसूसी देखभाल की जा रही है। घर का नेमुल बदल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो लोग इन बुजुर्गों के लिए बाहिफाजत छत और दीगर सहूलियात फराम कर रहे हैं वो यकीनन काबिले तहसीन हैं। यहाँ पर रहने वाले बूढ़े अफराद में माएँ भी हैं और बाप भी, जिनकी अपनी ही औलादों ने उनको किसी न किसी बहाने के तहत इन इदारों में दाखिल करवाया है ताकि वो खुद बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजार सकें। आज हम ओल्ड होम में मौजूद ऐसे ही वालिदैन से बात करेंगे जिनकी बदनसीब औलाद उनको वहाँ छोड़कर चली गई है और वो बेबसी की तस्वीर बने अपने बुढ़ापे के दिन गुजारने पर मजबूर हैं, जिसमें प्यार और खुसूसी तवज्जो की जरूरत होती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि जब अपने बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे छोड़कर जाते हैं तो क्या बहाना करते हैं, अपनी क्या खुदसाख्ता मजबूरियाँ बयान करते हैं और बाद में पलटकर आते हैं उनको लेने या मिलने, या बिल्कुल ही फरामोश कर देते हैं कि जिनको वो छोड़कर आए हैं वो सलामत हैं या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इरफान मौजूद हैं जिनका बड़ा बेटा माशाल्लाह से 21 साल का है। मोहम्मद इरफान की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरी शादी हुई थी 2000 में ना 2000 में, तो 2001 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी है, मेरा एक भाई है और मेरी 2 बहनें हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है इस वक्त वो है 21 साल का। मेरी बीवी से अक्सर मेरा झगड़ा रहता था सिर्फ औलाद की परवरिश के ऊपर। वो कहती थी आप बच्चों को डांटते नहीं हैं, आप बच्चों को मारते नहीं हैं। जब मैं बच्चों को डांटता था या बच्चों को मैं थोड़ी सरजनिश करता था तो वो बच्चों को कहती थी देखा तुम्हारे अब्बा कितने जालिम हैं, मैंने तुम्हें आज तक नहीं मारा, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, प्यार करती हूँ मैं। इस तरह वो बच्चों का बिल्कुल माइंड मेरी तरफ से चेंज कर दिया उन्होंने। फिर मैंने उनसे बात भी करी, मैंने कहा देखो इस बच्चों पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर, जो बात हुआ करे तुम मुझसे अकेले में कर लिया करो। झगड़ा किन बातों पे करती थी? ज़्यादातर झगड़ा वो सिर्फ बच्चों की परवरिश पे झगड़ा करती थी और अपनी अम्मी के घर जाने पे। आपकी जॉब कैसी चल रही थी, क्या काम करते थे आप? मैं प्राइवेट फर्म में जॉब करता हूँ मैं और बेहतरीन मेरी सैलरी थी। तो वो आप तमाम सैलरी जो थी वो अपने घर में ही लगाते थे? जी बिल्कुल, मैं कुछ पैसे मैं अपने पास रखता, बाकी टोटल मैं अपनी बीवी को पैसे दे दिया करता था मैं, जिसमें मेरे बच्चों की फीस जाती थी, किराए में जाती थी
और अच्छा मेरा गुजारा हो रहा था, मेरा बेहतरीन गुजारा था। ये भी नहीं कि कोई माली परेशानी हो, उनको कोई माली परेशानी भी नहीं। बच्चे मेरे ओ लेवल स्कूल में पढ़ रहे थे और अब मेरा बेटा जो वो कॉलेज में पढ़ रहा है, वो बेहतरीन कॉलेज में। वो पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ 2 इश्यूज थे जिनके ऊपर झगड़ा होता था, या तो उनको अपनी अम्मी के घर जाना होता था या फिर बच्चों की परवरिश। ये तो इतने कोई बड़े इशू नहीं है ना। जी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए थे और उनकी अम्मी के लिए थे। फिर ये नौबत ऐसी कैसी आई कि आपको यहाँ आना पड़ा? एक छोटी सी बात थी, मेरा बेटे ने मेरे सिगरेट पीना शुरू करी उसने। मैंने उसको मना किया, जब मैंने उसमें एक हाथ भी मैंने इनको मारा, मैंने उस पर वो मुझसे लड़ झगड़ के वो चली गई वहाँ पे। मैंने इनको बहुत रोका, मैंने कहा देखो तबीयत सही नहीं है मेरी, तुम मत जाओ। उसके बावजूद भी उन्होंने चारों बच्चों को मेरे। तो वो क्या कहती थी, सिगरेट पिया है तो सही है? हाँ ये सही है। बच्चों की परवरिश के ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता था, लेकिन वो कहती थी मेरे बच्चे जो कर रहे हैं वो करने दो, उनको रोको नहीं। इससे बात इतनी बड़ी, वो अपने घर चली गई। और उसी सदमे के अंदर मैं तकरीबन, आप यकीन करें, 6 महीने में पैरालाइज था। उन्होंने पूछा तक भी नहीं, फ़ोन भी नहीं किया। तो जब उनको आपकी बीमारी की इत्तला पहुंची तो वो आई नहीं आपसे मिलने? ना उन्होंने फ़ोन किया, ना ही बच्चों को भेजा, किसी किस्म की कोई उन्होंने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं रखा, एक मामूली सी बात के ऊपर। तो आप अपने बच्चों को खुद फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बात नहीं करने देती। उन्होंने आपके बच्चों के माइंड में क्या डाला हुआ है कि उनके वाले साहब कैसे हैं? उनके वाले साहब एक सख्त इंसान है, और देखो तुम्हारे वाले साहब तुम्हें मारते हैं और तुम्हें जो खुली छूट नहीं दी गई। क्या दिल से निकलता है, क्या उनसे कहना चाहते हैं? जो तल्ख कलामी हुई, जो नाराज़गी है, उसको बाला ताक रखें। हम फिर से एक नई ज़िंदगी दोबारा शुरू करते हैं। बड़ी औलाद आपकी औलाद नरीना है, जब वो पैदा हुए थे तो उस वक्त क्या लम्हात थे, नाम उनका रखा गया, बिल्कुल। स्कूल का पहला दिन, ये तमाम चीज़ें जब इंसान अकेले बैठता है तो ये तमाम चीज़ें याद आती हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास सिर्फ तन्हाई है यहाँ पर। मैं सिर्फ वही सारी बातें सोचता हूँ कि मेरा बेटे को मैंने बाइक दिलाई। लास्ट टाइम मुझे जहन में वही आता है कि वो अभी नीचे आया, बाइक की आवाज़ आ रही है मुझे, और मेरा बेटा नीचे आया, उसकी आदत थी नीचे आके स्पीड देता था बाइक की और हॉर्न बजाता था वो, ताकि वो ये बता सके कि मैं आ गया हूँ। कोई भी गली में रेस की आवाज़ आती हो? मुझे बड़ा रोना आता है, मेरे बेटे याद आता है मुझे। मेरी बेटी है, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, बेइंतहा। उसको भी मुझे फोन नहीं करने देती। तुम फोन कर लो बाप को। बहुत मुश्किल होता है ये लम्हा। बहुत मुश्किल। आप यकीन करें, आप सुन रही हैं तो आप दीदा हैं, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपके ऊपर तो बीत रही है। मेरे पर तो बीत रही है। मेरे पर क्या गुजरती हुई आप बताएं। मैं सारी रात नहीं सो सकता, मैं यकीन करें नींद भी नहीं आती है मुझे। बस हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अगर इनके घर वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ देखें, जो हुआ सो हुआ। पुरानी गलतियों पे हम कब तक एक दूसरे को कसूरवार ठहराते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि इनका कसूर है या उनका कसूर है, जिसका भी कसूर हुआ, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इन दी एंड एक फैमिली है, बच्चे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि तमाम रंजिशों को भुलाकर एक साथ ज़रूर एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ एक और बुजुर्गवार मौजूद हैं, मोहम्मद क़यास ख़ान। मोहम्मद क़यास ख़ान यहाँ पर क्यों आए और उनकी फ़ैमिली में कौन कौन लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से बताइए। एक बेटी है और वाइफ का इंतकाल हो गया, माँ बाप का भी इंतकाल हो चुका है, बहन भाई है। मुझसे जो बड़ा भाई है उसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार रहा था। असल में 2006 मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो राइट साइड मेरी थोड़ी सी वीक हुई हुई, तो काम से मैं मफलूज हो गया था। तो फाइनेंशियली भाई के भी हालात ऐसे हो गए कि उसने मुझे जवाब दे दिया कि आप अपना बंदोबस्त करो। मेरे पास रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं था। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? ये तकरीबन मुझे 2 साल हो गए। करीबी रिश्तों में यानी आपकी बेटी है जो कि बाहर? मेरी बेटी है, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, काबिल है, डॉक्टर है, उसकी शादी हुई हुई है, वो दुबई में रहती है। क्या कहती हैं? बहुत याद करती होंगी आपको, आप भी बहुत याद करते होंगे? बिल्कुल दोनों। ये कोरोना के चक्कर की वजह से वो आती नहीं है अब। कितने साल हो गए आपकी मुलाकात को? मुलाकात को शादी होकर गई है वो 7 साल हो रहे हैं। आपके लबों पे क्या दुआ होती है उनके लिए? बस 24 घंटे दुआ ही निकलती है उसका। अल्लाह ताला उसको सेहत में रखे, उसके हालात सही रखे, उसके लिए दुआ के अलावा मेरे पास है क्या? एक बाप के पास दुआ के अलावा क्या होगा?
वो जब आपसे बात करती हैं तो क्या कहती हैं? नहीं, वो ज़ाहिर बात है, वो भी दिल से ये बोलती है, आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। जितना भी ख्याल रखा जाए, लेकिन एक होता है ना पर कि ये जो अपना वो वो ख़लिश घर जो होती है ना, वो वो याद पूरी, आता है। वो याद तो रहती आपको क्या याद आता है कि जब आपकी बेटी जिनकी शादी नहीं हुई हुई थी और आपकी वाइफ भी हयात थी, आप लोग कैसे अपना दिन कैसे बसर करते थे, कैसे एंजॉय करते थे आप? वो उस टाइम तो आने वाले वक्त का तो पता ही नहीं होता ना कि कैसा हो गुजरना है या गुजारा है। वो तो एक अच्छी लाइफ ज़िंदगी गुजर रही होती है ना, मुस्तकबिल के तो मंसूबे बनाए जा रहे होते हैं। इसमें वाइफ की, मेरे वो वाइफ के इंतकाल के बाद मेरी बेटी की तालीम में, उसको मेडिकल की तालीम मेरे ससुराल की तवज्जो से मिली। उसकी शादी भी ज़्यादातर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उसकी शादी किया। लेकिन ये है कि अब वो लोग मिलना जुलना मुझसे पसंद नहीं करते। अब दूरियाँ हैं ना, देखें ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। मैं अब उनका उस हैसियत में दामाद नहीं हूँ, और भाइयों ने मुझे छोड़ दिया। भाइयों से कुछ शिकवा है दिल में, या आप कहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं मिलते कोई बात नहीं? मेरी उम्र नहीं है, अब मैं शिकवा जो है ना, जो बीत गई, अब उनके हक में मैं दुआ ही कर सकता हूँ। कुर्बानी का बकरा मैं भी किसी ज़माने में रहा हूँ उनके लिए। तो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनमें अक्सर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी औलादें होती हैं और वो अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? महसूस करता हूँ, देखिए थे इनके तो माशाल्लाह औलाद भी है या ऐसे बच्चे भी हैं, उन्होंने छोड़ दिया। बड़ा अफसोस होता है मुझे इस चीज़ में। चलो बेटी साथ तो पराई होती है। सोसाइटी में जब बेटा पैदा होता है ना तो बड़ा फ़ख्र किया जाता है बिल्कुल कि मैं फ़ख्र बेटे किया का जाता है। बाप हूँ, मेरा बाजू है। 2 हो जाएं तो और ज़्यादा फ़ख्र किया जाता है, भाई मेरे 2 बाजू हैं। तो फिर वही बाजू जब बुढ़ापे में आके कट जाएं तो कितनी तकलीफ अब होती है। मेरे भाइयों के जो है ना बेटे हैं, उनको फ़ख्र है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, फ़ख्र से गुजार रहा है, सब कुछ है। पर ये खलिश तो मेरे साथ है ही ना, ये मेरा बेटा नहीं था। नाज़रीन, हमारे साथ जाफ़र साहब मौजूद हैं जिन्होंने 30 साल बैंक में मुलाजमत की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाफ़र साहब, अपनी फैमिली के हवाले से बताइए, आपकी फ़ैमिली में कौन कौन लोग थे? 3 बेटी हैं, 2 की शादी हो चुकी है और एक स्पेशल बेटी है, और बेटा वो माँ के साथ है। बेटा जो है वो जॉब भी कर रहा है और स्टडी भी कर रहा है। तो आपका यहाँ आने का मकसद? आने का मकसद यहाँ पे यही है कि रिहाइश की प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो आप अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते, या वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते? वाइफ से जो डिस्प्यूट था वो यही था, मतलब वाइफ नहीं चाहती कि रहना चाहती। तो बच्चे असल में बात ये है कि बेटियों ने साथ दिया वो माँ का ही दिया, और मैंने कोशिश की, वैसे ही बात है कि नहीं इसको रिजॉल्व करने की, लेकिन मामला रिजॉल्व हुआ नहीं। तो क्या वजूहात आप समझते हैं जिनकी वजह से जो है मामला इतने बढ़ गए कि आपको ओल्ड एज होम आना पड़ा? फैमिली जो डिस्प्यूट था वो कुछ लॉन्ग हो गया था, और उसमें ये था कि मैंने कोशिश की थी कि भाई बुज़ुर्ग से मसला हल कर लिया जाए, या मैंने जाके बात भी करी अपने ब्रदर इन लॉ से बड़े, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपके बच्चों के हवाले से बात करते हैं, आपकी पहली औलाद बेटी, तो वो जब पैदा हुई होंगी तो आपने बड़ी खुशियाँ मनाई होंगी, बड़े चाह से उनका नाम रखा होगा। सिर्फ खुशियाँ ही नहीं मनाई बल्कि हर साल ही उनकी सालगिरह जो है बहुत अच्छे धूमधाम से होती थी। आपका दिल नहीं चाहता अपने बेटे के साथ रहें? मतलब ये तो कहना चाहिए बहुत ही वैसा सवाल है कि बिल्कुल दिल चाहता है। कौन कहेगा कि फैमिली के साथ ना रहे। बहुत मैंने कहा ना, बहुत मैंने कोशिश की थी कि फैमिली ब्रेक ना हो। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे आप कसूरवार हैं या आपकी वाइफ कसूरवार है? टॉर्चर था वो, जब मैं बैंक से पहुंचा हूँ घर तो नोटिस मिला, तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वाइफ ने वहाँ पंचायत कमेटी में केस कर दिया था, और तो तकरीबन 3 पर्चों का कोई वो था,
जिन्होंने कंप्लेन की थी पंचायत कमेटी में, चेयरमैन कमेटी से। खैर उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उसको अटेंड किया। मैं तो खामोश बैठा रहा। फिर वो जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी और ये वाइफ से बात करके कह लेंगे आपके हस्बैंड तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, और जो उन्होंने मुझे बताया है वो 2 जॉबें कर रहे हैं। 8 बजे निकलते हैं घर से, रात को 10 बजे 11 बजे घर पहुंचते हैं। तो मैंने कहा उस पर ये जवाब दिया था कि भाई ये तो फैमिली एक वो था, ये बिला वजह में पंचायत कमेटी में आई हैं। वो बुज़ुर्ग अगर वहाँ मसला हल कर ले तो ये ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ। बेटे से कोई शिकवा है आपको, कोई गिला है? बेटे से क्या गिला हो, क्या उम्र है छोटा उनकी? था बहुत। अभी इस वक्त हुआ है वो 22। 22 साल एक ऐसी उम्र होती है जिसमें सही गलत की अच्छे से समझ आ जाती है। बिल्कुल है। तो अब वो मिलते हैं आपसे, क्या कहते हैं? क्या कहे, वो माँ के उसमें है, वो लाजिमत है माँ के उसको साथ लगता है मेरा बाप ही कसूरवार है। है, शायद। नाज़रीन, पेरेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2021 की मैं बात करूं तो उसके तहत कोई भी औलाद अपने माँ बाप को घर से बेदखल नहीं कर सकती, चाहे वो घर औलाद के नाम ही क्यों ना हो या किसी भी बहन भाई के नाम पर हो। वो अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकती। अगर वो ऐसा करती है तो ऐसी सूरत में उसे जुर्माना भी किया जा सकता है और 1 साल कैद भी की जा सकती है, या दोनों सज़ाएँ भी एक साथ हो सकती हैं। इस वक्त हम जिन साहब के साथ मौजूद हैं, रिजवान साहब, उन्होंने भी अपने जो है वो बच्चों पर केस किया हुआ है। वो तमाम चीज़ें क्या हैं हम इनसे जानते हैं। मुझे एक्चुअली 2 अटैक आ चुके हैं, 3 नए स्टेंट लगे अंदर। जी। और मेरे में ज़रा थोड़ा चलता भी हो तो मुझे सांस एकदम चढ़ जाता है जैसे, और मैं बहुत बुरी हालत में हूँ अभी भी इस वक्त। जिसके बाद से इन्होंने मुझे मेरी केयर करना छोड़ दी। पिछले 2-2.5 साल से तो मेरी वाइफ ने केयर करना छोड़ दी। मेरा एक बेटा है, इसका नाम है ज़ैन रज़ा मीरानी, और एक बेटी है मेरी मरियम ज़हरा मुकादम, जो शादीशुदा है। वो मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक तरह से एक ड्रामा था इनका, तो बोला कि ऐसा करो, आपकी तबीयत सही नहीं रहती है तो आप जैसे करें, आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन, अब गिफ्ट डीड एज बच्चे का नाम पे कर देते हैं। गिफ्ट डीड बनाई थी मैंने, हाँ गिफ्ट डीड बनाई, क्योंकि जब माँ बाप हयात होते हैं तो ऐसा गिफ्ट करके अपनी प्रॉपर्टी उनको दे सकते हैं। और मैंने मेरे बेटे से ये भी कहा था कि मैं मर जाऊँ बेटा तब ये फाइल तो निकाल लेना, मेरी तरफ से गिफ्ट होगा तेरा। तो उन्होंने मेरे मरने से पहले ही फाइल और मेरी वाइफ ने निकाल ली, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे। फिर इसके बाद मैं काफ़ी टाइम मांगता रहा, नहीं दिया। तो काफ़ी यानी लड़ाई झगड़े घर में रोजाना शुरू हो गए इस तरीके से। यानी पाई जोड़ के जो चीज़ बस बनाई। मेरे साथ शॉप चलाता था और मैं जिस तरह मतलब दीवारों में, घरों में, हर जगह मैंने कीले ठोकी समझते सर। तो मैंने घर बनाया जैसे, अपना पेट काट के, अपनी जान पे खर्च नहीं करता था। 30 साल हो गए मेरी शादी को, 30 साल में तो कितना भरोसा करता अपनी वाइफ के ऊपर, समझे। अब 30 साल में ये कह रही है कि मेरे पे 30 साल में बहुत जुल्म किया इन्होंने मेरे साथ। 1 महीना में मेरी सिस्टर के घर चला गया, कब तक मैं बोझ बना रहा हूँ सिस्टर घर। तो अच्छा तो नहीं लगता, उनके बहन बेटियाँ बहुएं वगैरह, ना मेरा उनका मसला हर चीज़। तो मैं फिर इधर आ गया। सही, वो लोग जिन पे जिंदगी भर भरोसा किया हो, जिनके लिए जिंदगी भर कमाया हो, जिनके लिए जिंदगी में ही उनको दे भी दिया हो, तो वो अगर ऐसा सुलूक करे तो दिल से क्या निकलता है? हाँ निकल जाते, कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी उन पे भी तो ये वक्त आना बहुत है। होता है, बहुत। अभी तो आज 5 महीने हो गए मैं घर से निकला हुआ हूँ, एक फ़ोन तक नहीं किया है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका हार्ट का है, कैसे आप, बर्दाश्त नहीं होता मुझे। एक फ़ोन नहीं किया इन्होंने मेरे। यह मेरी अपनी चीज़ थी, मैंने आपको दी, एज अ तोहफे में दी, और आज मुझे ही घर से बाहर निकालते हो आप। ये कहाँ का इंसाफ है मुझे? पलंग पे रोता हूँ, बेटे आंखों में आंसू आते हैं। 5 महीने हो गए मेरे पोते को नहीं देखा है, और बोलते मेरे सभी में रोना ही अंदर से आ रहा है। मुझे और कोई याद नहीं आ रहा, मुझे मेरा पोता बहुत याद आता है। इसी बेटे को आपने उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया होगा। उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ से निकलो, घर से बाहर। बेगैरत आदमी यूं ऐसे हाथ करके हाथ उठाया मेरे पे। औलाद भी कल को इस मकाम पर पहुंचेगी, तो जब वो इस मकाम पर पहुंचेगी तो उसके हाथ में पछतावा ना रह जाए, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, बस अल्लाह इनको, मुझे भी सब्र दे। हमारे साथ निसार साहब मौजूद हैं। निसार साहब 60 साल के हैं और इनकी ज़िंदगी की क्या कहानी है, आइए इनकी ज़बानी जानते हैं। 4 बच्चे हैं, एक की मैंने शादी की बेटे की, और बेटा दुबई में है, और 2 बेटियां और हैं, एक जॉब कर रही और एक स्कूल में पढ़ती। मैंने डिवोर्स दे दी थी वाइफ को 3 साल पहले। मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे आया और मैं रोड पे आ गया था। आपकी औलाद ने आपका साथ नहीं दिया? औलाद ने साथ दिया, अभी मेरे साथ तकरीबन मिलते हैं हम लोग। ये गलती उसकी है। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने बीवी को डिवोर्स दी वो उस वजह से ये सारे मामलात हुए, या उसकी क्या? वजह से अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी हमारी,
और बच्चों के साथ मैं रह रहा था। इस टाइम मेरे वालिद भी नहीं हैं, वालदा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो फिर ये मसला मेरे साथ ये हो गया, यहाँ डिवोर्स दे दी और मैं यहाँ पे आ गया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, वरना हारूंगा जब तक मेरी जान में जान है। और याद तो इतनी आती है घर के बगैर तो वो नहीं है, मगर यहाँ भी बहुत मज़ा है मुझे तो बहुत यहाँ पे जितनी इज्जत मिली। नाजरीन, हमारे साथ रज़ा बरकत मौजूद हैं जो कि ओल्ड एज होम में हैं और इन पे फॉलेज का अटैक हुआ है। ये तमाम चीज़ें किस तरह से हुई है इनसे जानते हैं। भाई ये मेरे जो जिससे मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चला तो वो 1.5 करोड़ का बना था, तो कहने लगा अब तुमसे कर सकते हो, तुम्हें बदमाशी करनी है तो बदमाश हो। बोला ठीक है कोई मसला नहीं, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं लूँगा तुमसे प्रॉपर्टी, मैं दिखाऊंगा कैसे बड़े भाई छोटे भाई है मुझसे। रज़ा भाई, वो आपने एक साथ उनके नाम पे खरीदी थी या क्या किया था? प्रॉपर्टी मेरी अपनी है, जाती है। आपके नाम पर है? मैं बाहर कोरिया से कमा के लाया हूँ। आपके नाम पे थी या आप उन्हें और पैसा इसको- भेजते थे? और इस शख्स को मैंने जॉब दिलाई, जॉब दिला के मैंने वहीं पर लगाया ड्यूटी पे, सब कुछ कर दिया इसको करके, और ये मुकर गया यहाँ की इस झगड़े के बाद। ये मेरा एक हादसा हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ, समझ ले एक तरह से हादसा हो गया। मैं आपको बताऊँ वो दूसरी शादी करना चाहती है। किससे शादी करना चाहती है? मेरे ही भाई से शादी करने वाली है। बात ये है सारा केस। कितने बच्चे कितने आपके? इतने मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता। 2 बच्चे मेरे, और स्मार्ट बॉय मेरे बच्चे दोनों बड़े स्मार्ट बॉय हैं। ऐसे क्या आप देखेंगे, आप कहेंगे वाकई ये दोनों मेरे बच्चे हैं, और इतने मोहब्बत है, और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता। आप अभी बुलाएं मुझे, यहाँ पे प्यार करते जाएंगे, मुझे वहाँ से चीखते हुए चले जाएंगे प्यार करते हुए, किसी को नहीं देखते वो ना माँ, और वहाँ जाते उसकी माँ डराती है, मेरा भाई है वो भी डराता है मेरे बच्चों को। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? एक 13 साल का बच्चा है, एक मेरा 12 साल का बच्चा है। नाज़रीन, अभी जो हमने इनसे बात की तो इन्होंने कोरिया में जॉब की थी और अपनी तमाम ज़िंदगी वहीं गुजारी। जॉब करके जो पैसा भेजा, उस पैसे से जो प्रॉपर्टी बनाई, वो प्रॉपर्टी इनके भाई ने, इनका ये कहना है कि वो मेरे भाई ने जो है वो हत्या ली। और जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद ये अब इस काबिल नहीं है कि अपने लिए फ़ाइट कर सकें, लड़ सकें। और इनका ये कहना है कि मेरी जो वाइफ़ हैं वो भी मेरे छोटे भाई से शादी करना चाहती हैं। मेरे बच्चों को उन्होंने मुतनफ़िर कर दिया है, जो मैंने कमाया खाया उस पर वो लोग काबिज़ होना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ पर ओल्ड एज होम में उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी फिजियोथेरेपी कराई जाती है। फालिज इनके पूरे निचले हिस्से को हुआ हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं और नज़र भी इनको कम आता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका ये शिकार हैं और यहाँ पर उनका बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिसने भी जुल्म किया है वो अपने अंजाम को पहुँचे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़फ़र भाई? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़फ़र भाई, अभी हमने ओल्ड एज होम का विज़िट किया, हमें वो फ़ील आई जैसे हम एक घर के ही इन्वायरमेंट में जो है वो घूम फिर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं यकीनन उनकी अपनी एक ज़िंदगी होगी और वो अपने ही लोगों के साथ ज़िंदगी जीना भी चाहते होंगे। तो जब उनको जो उनके लोग हैं, उनकी फ़ैमिली है, जब छोड़ कर जाती है तो क्या बहाने करती है, क्या ड्रामे करती है, क्या तासुरात देती है, कैसे जान छुड़ाती है? देखें, बहुत सारे केसेस में तो बुज़ुर्ग हमें मिलते हैं रोडों से कि जी औलाद नहीं थी और एक हद तक स्ट्रगल की, थक गए, बूढ़े हो गए थे, 70 साल के हो गए थे, मेहनत नहीं कर सकते थे, बीवी का इंतकाल हो गया, अकेले थे, तन्हा थे, मकान का रेंट नहीं दे पाए, मकान खाली हो गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहे, होते 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 मस्जिद तक आ गए, फिर रोड पे आ गए, फिर उनका हुलिया बिगड़ गया, कोई समझा शायद नशे ही है, लेकिन फिर उन लोगों को किसी ने बताया, हमारे सेंटर तक पहुँचा दिया। हमारे ओल्ड एज होम की ख़ास बात ये, हम पैसा लेते ही नहीं और किसी ऐसे बुज़ुर्ग को रखते ही नहीं जिसके वारिस ज़िंदा हों और अफोर्ड कर सकते हो। अब ये जितने भी बुज़ुर्ग आपने यहाँ देखे, इन सब की एक एक स्टोरी है, कहानी है। लाजमी बात है 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह अगर किसी की होगी और वालिद बीमार है घर में या वालदा बीमार है और घर का रेंट 20,000 रुपये है, अगर सरजानी टाउन में रह रहा है 20,000, या बहुत किसी एक कमरे के फ्लैट में रह रहा है 18-20 हज़ार और 8 से 9 हज़ार यूटिलिटी बिल्स हैं, तो 7,000 रुपये में तो उसका राशन भी नहीं आएगा।
तो माँ बाप की दवाई कहाँ से लाएगा? या अगर उन्होंने माँ बाप ने किसी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि हम नए कपड़े लेना चाह रहे हैं, तो वो तो अपने बच्चों को कपड़े नहीं दिला पा रहा। तो लड़ाई झगड़ा क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। वालिदैन कहते हैं हमने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी तुम पे लगा दी, आज बुढ़ापे में तुम ही हमारा ख्याल नहीं रख रहे, होते होते कोई ऐसी वजूहत बन जाती हैं या भूख या कुछ भी, तो वो फिर हमारे सेंटरों तक आ जाते हैं। और जहाँ तक रह गई अपने साथ उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अपने प्यारों के साथ, बिल्कुल। जब रमज़ानों में अफ्तार का टाइम होता है ये रोते हैं, सहरी का टाइम होता है रोते हैं, ईद आती है रोते हैं, बकरीद आती है रोते हैं, 12 रबी अव्वल आता है रोते हैं। इनको एक एक वक्त याद आ रहा होता है कि इस वक्त मेरे घर में मेरी बेटी पकौड़े बना रही होती थी, या मेरी बहू मेरे लिए पकौड़े लाती थी, या मेरी बीवी बनाती थी। हम सब, मेरे बच्चे और हम एक दस्तरखान पे बैठा करते थे, और आज किसी भी वजह से मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है। या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी बाहर कमाया अपनी फैमिलीज़ के लिए, और जब वापस आए तो बीवी और बच्चों ने बोला कि नहीं, मेरा शौहर तो डॉलर है, और बच्चों ने बोला मेरा बाप का नाम तो डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, आप क्यों छोड़ के आ गए सब कुछ? तो वो कहता है पूरी ज़िंदगी भेजा है, जो जमा किया वो उस पर गुजारा करेंगे। तो बीवी बोलती क्या जमा किया, सब खत्म हो गया। तो फिर लोगों का दिल टूट जाता है, डिसार्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे लोग भी हमारे ओल्ड एज होम में, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50-50 साल टैक्सियाँ चलाई बैरून मुल्क, वापस आए तो फैमिली ने ओन करने से इनकार कर दिया कि वापस जाओ, या कुछ और दीगर मसाइल उनको अपनी फैमिली में ऐसे मिले जिससे उनको उनका दिल टूट गया, या कोई भी वजूहत हो सकती है। कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जो नहीं बता सकते कैमरे के आगे। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि अपने ओल्ड एज होम के अंदर कोई ऐसा रुख ना हो जिससे आने वाले शख्स को, कोई डोनर या कोई भी शख्स अगर आ रहा है उसको तरस ना आए। हमें नहीं चाहिए कोई तरस वर्स का पैसा। जिसको समझ में आ रहा है कि हम क्या ज़िंदगी दे रहे हैं, अगर बुजुर्ग कह रहा है मैं अकेले कमरे में रहूँगा, मुझे नहीं रहना, मैंने बहुत शोर देख लिया ज़िंदगी में, तो आप अकेले रहिए। हमने वहाँ ये भी देखा कि आपने वहाँ लोगों को मसरूफ़ करने के लिए उनको उनकी मर्ज़ी का काम भी दे दिया। ऐसा ही है, ऐसे तनख्वाह भी दे रहे हैं। जैसे एक बुज़ुर्ग हैं, उनका ताल्लुक़ है मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, और वो काउंसलर भी रह चुके हैं लियारी के। उनकी एक वक्त आया, उनके घर वालों ने किसी भी वजह से उनको निकाल दिया, नहीं है, और घर वाले कोई भी वजह हो सकती है। तो वो चूँकि अपनी प्रीवियस लाइफ में बड़े बड़े रेस्टोरेंट चलाते रहे हैं और उसके ऑनर भी रहे हैं, और किसी भी वजह से हालात अच्छे नहीं रहे, तो उनके पास तजुर्बा था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो करीमाबाद वाला हमारा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर 15 बड़े चूल्हे हैं, 4 तंदूर है, दिन भर 15-20 हज़ार लोगों का खाना बन रहा है, जा रहा है, उसको सिर्फ मॉनिटर करें, उसका स्टैंडर्ड देखें, क्वालिटी देखें, जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या बिहेवियर है, उनको पार्सल दिया जा रहा है, इंचार्ज बन के आप बैठ जाएं। अब्दुल रज़ाक साहब नाम है। इसी तरह एक और साहब हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बैंक में फाइनेंस के हेड थे, लाखों रुपए उनकी सैलरी थी। उनको हमने कहा फाइनेंस का काम देख लें। एक साहब बहुत अच्छी इंग्लिश, जद्दा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे, उनको बोला आप अपना जो देखें, और जो कुछ अगर वो कुछ नहीं भी करेंगे तो उनको महीने में एक खास रकम दी जाती है। लेकिन ये सब करने का मकसद ये होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे। ये सब करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तन्हाई का शिकार ना हो जाए। दुनिया की सबसे ख़तरनाक बीमारी जो है वो तन्हाई है। मैं समझता हूँ कैंसर, एड्स, किसी भी मूजी मर्द से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है तन्हाई है। उस तन्हाई में जाने से उनको रोकना है कि आप इस दुनिया में बोझ नहीं हैं, और आप जिस तरह उनके बाप थे, आप बुजुर्ग हैं। ये टाइम तो सब पे आना है ना। इसी तरह इनको ये यकीन दिलाना है कि आप बोझ नहीं है भाई, आप रहें, आपकी जिम्मेदारी हम पर है। हम इस शहर में रहने वाले हैं, इस मुल्क में रहने वाले हैं। किसी भी शख्स में मुश्किल आती है तो हम बिल्कुल, हमारा सेम रूल है। हमारे दरवाजे पे अगर कोई बुजुर्ग आता है और बोलता है मेरे सर पे छत का साया नहीं है, या कुछ भी लोग ट्रैफिक में देखते हैं सड़क पे एक बुजुर्ग पड़ा हुआ, उसको ले आते हैं उठा के, हम अपनी बात रख लेते हैं। हम नहीं पूछते इस बुजुर्ग का नाम क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका मसलक क्या है। बुजुर्ग है, बुजुर्ग आ जाइए। ओल्ड एज होम बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि हमने बेसिकली जो देखा कि एक मगरबी माशरे का तस्वुर था। वहाँ पर जो बच्चे थे बिल्कुल बहुत अलग है, बहुत अलग है। जी जी, वहाँ पे बच्चे क्या करते थे, क्योंकि वो जब थोड़े बड़े होते थे तो उनको पेरेंट्स ये कहते थे कि तुम अब खुद मुख्तार हो, खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, तो वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ जाया करते थे, अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ जाया करते थे। हमारे यहाँ इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट और नहीं भी है। आगे की बात है, जब वहाँ बच्चा पैदा होता है उसको मालूम होता है कि मेरा ये बचपन है, ये लड़कपन है, ये जवानी है, ये अधेड़ उम्र है, और फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा ओल्ड एज होम में। ये उनका एक सिस्टम है। बिल्कुल, यहाँ ऐसा सिस्टम, हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप 30,000 रुपए का बजट बना के दिखाएं, आप मुझे बना सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं बना, मैं 50,000 का बजट भी नहीं बना सकता। तो अब वो बेचारा अपने बाप की दवाई 9,000 रुपए की नहीं ला सकता। माँ कह रही है मेरी दवाई, तुमने 3 महीने से दवाई नहीं दी। और अगर कहीं पेशेंट, माँ या बाप डायलिसिस के पेशेंट हो गए, चलो भाई सरकारी अस्पताल में फ्री में हो रहा है डायलिसिस, या जेडीसी फ्री में करा रही है डायलिसिस, एम्बुलेंस लेकर गई, उसके बाद क्या वेटिंग एरिया होता है डायलिसिस के पेशेंट के लिए किसी अस्पताल में? नहीं, आपने स्ट्रेचर पे रहना है उस लोहे की। जब आप 2.5 घंटे बाद उठेंगे तो ड्राइवर आपके पास आएगा, बोलेगा 3,000 रुपए हो गए भाई एम्बुलेंस के, फिर वापसी के 1,500, 4,500 रुपए डायलिसिस का हो गया, सिर्फ लाना ले जाना। तो यानी हफ्ते में अगर 3 डायलिसिस हैं तो 15,000 रुपए ये हो गए। महीने के कितने हो गए? 60,000 रुपए। जिस शख्स के पास 1 रुपया ना हो
वो अपने माँ बाप की खिदमत क्या करेगा? ये तो कुछ केसेस है ना, कुछ केसेस में तो हमने यहाँ तक देखा है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी भी है, चीजें भी हैं, किसी ने अगर अपने बच्चे वो को जहन्नुम में जाएंगे। एज अ गिफ्ट डीड अगर घर दे दिया तो उसी घर से उस बाप को धक्के मार के निकाल देखिए दिया। उसने क्यों ऐसी तरबियत की थी कि इतने खतरनाक बच्चे घर में तैयार हो रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे कि मेरा बाप कब मरेगा, मेरी माँ कब मरेगी। तो जब तरबियत में शामिल नहीं है आपके, तो सबसे पहला तजुर्बा वो आप पे ही करेगा कि अच्छा भाई अब्बू के पास 4 गाड़ियां हैं, 2 प्लॉट हैं, 2 कोठियां हैं, अम्मी इतना जेवर छोड़ के गई हैं, अब सब भाई प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग जाएं तो ये बटे हम में। हमने जो देखा है पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो उस सूरत में जो दर्जगाहें होती हैं वो यही बुजुर्ग होते हैं, नाना नानी दादा दादी, और इन्हीं को हम जब वहाँ छोड़ आते हैं तो बेसिकली फिर हम अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं। दुनिया में कफाते अमल है, जो बोगे मेरी माँ ने मेरी दादी यानी अपनी सास के साथ किया है वो मेरी माँ के साथ होगा और इसी दुनिया में होगा। जो जो आपने किया है, हम तो वही देखते हैं ना आपके अपनी आगे आंखों से कि यही हो रहा है। भाई क्या हुआ भाई, दादी नहीं चल फिर पा रही, हाँ उनको छत पे शिफ्ट कर दिया। अरे उनको तो नीचे रखना था, उनके बेड सोर ना हो जाए, उनकी केयर करनी थी, हर 1 घंटे बाद पाउडर लगाना है, करवट बदलवानी है, आपने छत पे शिफ्ट कर दिया। हाँ एक मासी आया ढूंढ रहे हैं, तो आपने किया ना जुल्म, करिए तो आपके साथ होगा, रोने की क्या जरूरत है। आप वहाँ जितने बुजुर्गों से मिलके आई, आप बड़े ओल्ड एज होम गई होंगी, किसी को लाचार हालत में देखा आपने? हमने देखा उनमें कॉन्फिडेंस था। कोई एडमिनिस्ट्रेटर नजर आया, कोई गार्ड नजर आया, कोई चीखने चिल्लाने वाला आदमी नजर आया, कोई आंखों से डरा रहा था उनको कि कैमरे वाले आए हमारी झूठी तारीफ तो करो। नहीं ऐसी तो कोई चीज़ हमने फ्री हैंड दिया, हमने फ्री हैंड इसलिए दिया है, हम जानते हैं कि किसी पे भी वक्त आ सकता है और हमारा मकाफात अमल पे बड़ा भरोसा है। हम किसी के बाप के साथ, किसी मजबूर आदमी के साथ हम उसकी मुफलिसी ले जाके टीवी पे बेचें, हम उसको मॉर्निंग शोज में बैठाएं, नहीं हमारे बस में नहीं। एक और ओल्ड एज होम की जो है वो तामीरात जारी है। अभी वो तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हो गया, 4थी मंजिल की छत डल गई है, बस अब उसका प्लास्टर वगैरह होना है, अंदर का भी हो गया तकरीबन, थोड़ा सा रह गया, उसमें टाइल वगैरह लगने हैं और उसके बाद वहाँ जो 130 बुजुर्ग शिफ्ट करने हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मैंने भी अपील की अगर मुझे कोई जगह दे देता है 1 एकड़ की, तो मैं एक ओल्ड सिटी बनाऊंगा, उसके अंदर गार्डन भी होगा, बुजुर्गों के कमरे भी होंगे, उन कमरों का नाम उनका घर होगा, मैं बना दूंगा। आप देख लीजिएगा 3-4 महीने में अगर हम 3.5 लाख लोगों के डायलिसिस फ्री डायलिसिस से ऐलान करते हैं और 3 महीने के अंदर हम 11 सेंटर बना लेते हैं, तो ये भी किसी मौजे से कम तो बात नहीं। आज तक हमने कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं की जेडीसी ने, हमने कोई फंड रेज कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसकी समझ में आएगा काम कि अल्लाह के लिए काम हो रहा है, इंसानियत के लिए काम हो रहा है, किसी से उसका मजहब, मसलक, जात, कबीला, जबान, सूबा, शहर नहीं पूछा जा रहा, वो सपोर्ट करेगा और लोग कर रहे हैं सपोर्ट। ओल्ड एज होम के नाम पे करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी हरकत करते ही नहीं। उस शख्स से अल्लाह ताला भी नाराज हो जाते हैं जिनसे उनके वालिदैन खफा हों, लेकिन अफसोस मगरबी माशरे के चलन पर चलते हुए हमारे माशरे में भी ओल्ड होम बन गए हैं, जहां ममता भरी खामोश फरियादें इस पढ़े लिखे महज़ब माशरे से सवाल करती नजर आती हैं कि मेरा कसूर क्या है। मैंने अपनी जवानी, अपनी कमाई, अपनी रातें अपनी औलाद पर निछावर कर दी, खुद ज़माने की तकलीफ़ें सही और आखिर में मेरे हिस्से में क्या आया? तन्हाई, मायूसी, जुदाई। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये ओल्ड होम हमारे माशरे की अहम तरीन ज़रूरत बन जाए और हर माँ बाप अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम वहाँ गुजारने पर मजबूर हों, क्योंकि हम जो बीज बोएंगे उसी का फल पाएंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।